कि सैनिक भूषा की देख झलक धमनी का रक्त उछलता था, गदगद घंटों के जब स्वर तेजिस और जवान निकलता था। तो रूरल बैकग्राउंड वाले को यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा फील करती है। और कहाँ से इंस्पायरेशन आपको मिला, किससे इंस्पायर हुए? देखिए, नो डाउट मेरे फादर जो है एक बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी थी और ये बिश्नोई समाज के हरियाणा से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेना में कमीशन प्राप्त। में एसपी रहे, अलवर में रहे, तो इस एरिया में मेवात में कुछ ज़्यादा ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ पे क्या कैसे कंट्रोल किया, कैसे किस तरह से आपने उस पर वो थोड़ा एक बिश्नोई समाज के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, और गुरु जम्बेश्वर जी जो बिश्नोई समाज के देवता हैं उनके बारे में बताएं, और काले हिरन की क्या वहाँ पूजा की जाती है? 30-32 साल की उम्र में बिश्नोई पंथ की स्थापना करती थी। जुआ अपने पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल है महाभारत का, बिल्कुल, कि उसमें जुआ जो है बहुत खतरनाक चीज़ है। तो उसको बैकअप को बढ़ाते जाएंगे कि नहीं मुझे बैकअप करना है, मैं 10,000 हार गया हूँ, मैं 20,000 हार गया हूँ, फिर वो लाखों में होता जाएगा, फिर वो लोग गेट पर आकर खड़े हो जाएंगे, तो वो कर्ज के दलदल में युवा फंसता जा रहा है, युवा के बच्चे फंस रहे हैं, आपने देखा होगा ये, तो उस बारे में। और चाहे जुआ हो चाहे कैसीनो हो, इसमें खेलने वाला कभी नहीं जीतता, खिलाने वाला ही जीतता है। जीतेगा। तो आप सोशल मीडिया पर बहुत छाए रहते हो। अभी कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, झुंझुनू में आप बोले थे कि अपने बेटे को मैंने बोला कि फ़ोन मांगेगा तो बुद्धि पे दूंगा। धार्मिक फंक्शन हो रहा था और वहाँ मंच लगी हुई थी, उस मंच पे जो है गाना बज रहा है, लक 28 कुड़ी था, 47 वेट कुड़ी था। क्योंकि मैं बीएसएफ में जब कमांडो कोर्स किया, कमांडो कोर्स में कम्बैट कोर्स में एक यूएससी चैप्टर होता है अनआर्म्ड कम्बैट। ओके, तो वो भी हमारे जो ट्रेंड जूडो कराटे एक्सपर्ट्स थे वो हमें। बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपका वास्ता पड़ता है दुश्मनों से, बॉर्डर के जो हमारे दुश्मन लोग हैं उनसे, और पुलिस में जब आप आ गए तो आपको सामाजिक होके रहना है, आपका वास्ता पड़ता है अपनों से। नमस्कार, दा दिवाकर शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है राजस्थान पुलिस के एक जाबाज पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी देवेंद्र बिश्नोई। देवेंद्र बिश्नोई जी, आपका स्वागत है दा दिवाकर शो में। धन्यवाद। देवेंद्र जी, आपकी बहुत अच्छी पुलिसिंग, बहुत अच्छी वर्किंग रही है, हम उन विषयों पर बाद में आएंगे। बहुत सारी चर्चाएं आज आपसे इस पॉडकास्ट में करनी है। सबसे पहले हम आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं, आप जिससे हमारी जनता को सब पता लग सके, हमारे ऑडियंस को सब पता लगे। आप अपनी शुरुआती शिक्षा से, आपके जन्म से लेके और कहाँ आपने शुरुआती शिक्षा करी, उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए दिवाकर जी, मैं मूलतः हरियाणा का रहने वाला हूँ। पहले जिला पुराना हिसार हुआ करता था, अब जो वर्तमान मेरा गांव है वो जिला अलग हो गया, फतेहाबाद। तो मेरा जन्म गांव का है। जी। पिताजी मेरे सेना में अधिकारी थे। जी। सेना से फिर सीमा सुरक्षा बल में आए, तो उसके बाद हम जो है कंप्लीट फैमिली जालंधर मूव करती है 1971 में। मेरा जन्म 67 का है। तो वहाँ जाकर फिर मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो जालंधर में होती है। जालंधर पंजाब। जालंधर के बाद पिताजी की जो बीएसएफ में सीमा सुरक्षा बल में थे तो बीकानेर आते हैं, बीकानेर केंद्रीय विद्यालय। फिर उसके बाद क्योंकि वो सीमा सुरक्षा बल में अधिकारी के साथ साथ बीएसएफ स्कूल के प्रिंसिपल भी रहे। अच्छा, ओके। तो जालंधर प्रिंसिपल रहे, टेकनपुर उनको प्रिंसिपल के तौर पे वापस लगाया गया। जी। तो फिर हमारी एजुकेशन जो मुख्य क्लासेस की है वो टेकनपुर बीएसएफ स्कूल में हुई। ओके। ग्रेजुएशन फिर मैंने डीएन कॉलेज हिसार से की। अच्छा। बॉटनी जूलॉजी में। और उसके बाद ये विचार आया कि अब एमएससी की जाए या क्या किया जाए। तो सजेशन ये हुआ कि भी आगे कंपटीशन के लिए या ओपन फील्ड है, एलएलबी की जाए। अच्छा। और एलएलबी के लिए मुझे मेरे बड़े जो बहनोई हैं आईएएस रिटायर्ड हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करूं। अच्छा। तो मैंने वहाँ प्रयास किया, मेरा एडमिशन हो गया और 3 साल की मैंने जो है एलएलबी 86 to 89 वहाँ की। तो ये बीएससी एलएलबी का मेरा जो है एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है। आपने एलएलबी करी, अच्छी शिक्षा प्राप्त करी। एलएलबी करने के बाद वकील नहीं बने आप, जुडिशरी सर्विसेज में आप नहीं गए, आपने बेल्ट की सर्विस को, आप पुलिस अधिकारी आप चयनित हुए और आपने आरएएस एग्ज़ाम दिया, आरपीएस बने, देन अब आप आईपीएस हैं। उस जर्नी के बारे में आप बताएं।
और कहाँ से इंस्पायरेशन आपको मिला, किससे इंस्पायर हुए, क्या पिताजी आपके प्रेरणा स्रोत रहे, उस बारे में आप विस्तार से बताएं। देखिए, नो डाउट मेरे फादर जो है एक बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी थी और हमारे समाज के, बिश्नोई समाज के हरियाणा से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेना में कमीशन प्राप्त किया था। और सेना से फिर वो जो है बीएसएफ में आए। बीएसएफ में भी जब वो प्रिंसिपल रहे तो एक बहुत ही ग्रेट मोटिवेटर और एक उनके स्टूडेंट्स जो है आईएएस आईपीएस अपने राजस्थान से ही हैं। सुरेंद्र सिंह जी मेघ हैं, राज्यवर्धन जी के मामा जी, वो मेरे पिताजी के स्टूडेंट रहे हैं। अच्छा। और डीजी सीआरपी से रिटायर हुए हैं। तो इस तरह अनेकों बच्चे जो हैं उनके कामयाब हुए। तो बहुत मोटिवेटर और एक पर्सनैलिटी थे। तो एक बैकग्राउंड यूनिफॉर्म सर्विस का जो है घर में मैं देखा था। तो दूसरी एक मैंने बचपन में कविता पढ़ी थी और एक जय हाजी पीर के नाम से कविता निकली थी, जो आपका जो 1965 की जो लड़ाई हुई उसमें हाजी पीर दर्रा था जिस पे भारतीय सेना ने उसको अच्छा विजित किया था। उसमें एक लाइन है, वो लाइन जो है वो सबको अपील करती है कि सैनिक भूषा की देख झलक, धमनी का रक्त उछलता था, गदगद घंटों के जो स्वर तेजिस और जवान निकलता था। तो यूनिफॉर्म एंटाइज करती है, आपको अपील करती है। बिल्कुल। और चूंकि हम बोलते हैं रूरल बैकग्राउंड से हैं, तो रूरल बैकग्राउंड वाले को यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा अपील करती है। तो एक आर्मी में जाने का मेरा सपना था। आर्मी के लिए मैंने CDS 4 बार दिए। मेरा सिलेक्शन हर बार इंटरव्यू तक जाके लास्ट में वो फाइनलिस्ट में मेरा नाम नहीं होता था। तो पिताजी ने मुझे यही कहा कि बेटा आपके लिए भविष्य में कहीं और अच्छा लिखा हुआ है, आपका सिलेक्शन ना होना इज़ एन इंडियन आर्मी इज़ लॉस, नॉट योर लॉस। तो वो भी एक ग्रेट मोटिवेशन था मेरे लिए। अब चूंकि मैंने BSF का फॉर्म अप्लाई किया था एंड डेस्टिनी में मैं विश्वास करता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो मेरे प्रयास थे वो मुझे अपने आप BSF की ओर लेते चले गए। और मेरा सिलेक्शन 1989 में, पहले आप BSF में लगे? हाँ, मैं असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री BSF में गया हूँ। और मुझे गौरव भी है कि मैं समाज का पहला व्यक्ति हूँ डायरेक्ट एंट्री में पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने वाला प्रथम बिश्नोई हूँ। वहाँ मैंने 2 साल, 1 साल तो ट्रेनिंग और 2 साल खाजूवाला बॉर्डर पर मैं जो है मैंने सेवा दी है भारत पाकिस्तान सीमा पर। क्योंकि मेरा लॉ बैकग्राउंड था, उसके आधार पर मुझे अटैचमेंट फोर्स हेडक्वार्टर में 1 साल का लॉ ब्रांच में भी एक्सपीरियंस मिला काम करने का। क्योंकि BSF की जो है लॉ ब्रांच वो आर्मी की तर्ज पे काम करती है। पैटी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट, जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट, लोकल कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होता, वो BSF की कोर्ट्स ही उनका BSF के मुलाजमानों का ट्रायल करती हैं। तो एक एक्सपोजर वो भी रहा। और उस एक्सपोजर के दौरान जब मेरी सगाई हुई राजस्थान में, तो मुझे मोटिवेशन यहाँ से भी मिला कि भी आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर रहे हो, तो क्यों नहीं आप RS की ट्राई करते। तब मुझे पता लगा कि राजस्थान में आप आर्ट्स के सब्जेक्ट भी लेकर, जैसे फ़िलोसॉफ़ी है, इन सब्जेक्ट की तैयारी करके आप तैयारी कर सकते हो। तो उसके तहत मैंने फिर एक मोटिवेशन मुझे मिला और मैंने यहाँ जयपुर आकर चांदमल जी गया, कोचिंग ली फ़िलोसॉफ़ी की। लॉ मेरा बैकग्राउंड था तो लॉ के मेरे सब्जेक्ट थे, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन मेरे को मिला। किस सन में आप नए एग्ज़ाम दिया? और एग्ज़ाम मैंने RS के भी 2-3 एग्ज़ाम दिए, जो है 92 वाला भी दिया, 96 वाला भी दिया, 97 वाले मेरा सिलेक्शन हुआ। हर बार मेरे उसमें रिजल्ट में बेहतरी रही। BSF में आप ज़्यादा काम नहीं कर पाए? BSF में 4 साल 1 महीना रहा। पिताजी मेरे BSF का अधिकारी थे, अकेला बेटा था, और क्योंकि थोड़ी टफ लाइफ तो रहती है। बिल्कुल। तो पिताजी को भी एक कहीं ना कहीं विश्वास था मुझ में कि कुछ मौका मिले तो कर सकता है। तो उनका यही था कि भी गो फॉर सिविल सर्विसेज, अगर आपका हो जाता है तो ठीक, वरना मेरा जो घर है हिसार में कचहरी के सामने ही है, तो काला कोट तो तैयार, वकालत तो कर ही लेंगे। तो BSF छोड़ने के बाद भी मैंने 3 साल वकालत रजिस्ट्रेशन करवाया मेरा। और रजिस्ट्रेशन करवा कर पार्ट टाइम मैंने जो है वकालत भी की। तो मैंने काला कोट पहना है, रेगुलर बार का मेंबर रहा हूँ। और उसके बाद मेरा 96 में राजस्थान गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया। विवाह किस सन में हुआ आपका? विवाह मेरा 1993। और आपकी श्रीमती जी भी राजकीय सेवा? मेरी जो श्रीमती जी हैं वो कॉलेज प्रोफेसर हैं। और उनका भी एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनल गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं।
तो 92 में जो है मेरिट बेस पे सिलेक्शन हुए थे कॉलेज लेक्चरर्स के, उसके तहत उनका सिलेक्शन हुआ था। और क्योंकि उनकी जॉब लगी तो मैंने एक डिसीजन लेने की कैपेसिटी में था कि मैं अपने उसको निर्णय को आगे अमली जामा पहनाऊँ, तो मैंने ये निर्णय लेकर 97 में आप 97 में आरपीएस में आ गया था। आरपीएच में आ गए थे। हाँ जी। और वहाँ क्या क्या आप कैसे पोस्टिंग रही और उस बारे में? देखिए 97 बैच का मैं एक तरह से यू मेरिट पोजीशन होल्डर भी हूँ। नंबर 2 मेरी मेरिट रही है बहुत। और जो ट्रेनिंग रही, ट्रेनिंग में बेस्ट आउटडोर परेड मैंने कमांड की थी। दी दिन सीएम अशोक गहलोत साहब थे, वो पहली बार हमारे उसमें आए थे। और ओवरऑल बेस्ट की जो सोर्ड है वो भी मुझे मिली थी। बहुत सही है। तो अपने क्योंकि बैकग्राउंड मेरी बीएसएफ की ट्रेनिंग की हुई थी, और बीएसएफ में भी मैंने जो है सारे कोर्सेज जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज होते हैं वो कर लिए थे। कम्बैट कोर्स बोलते हैं, प्लाटून वेपन कोर्स, कमांडो भी आपने? कमांडो कोर्स मैंने कर लिया था वहाँ से। तो एक उस बैकग्राउंड को देखते हुए यूनिफॉर्म सर्विस के लिए मैं आप में यूनिफॉर्म सर्विस में ही जाना है। हाँ, पुलिस में उसका बहुत फ़ायदा मिला मुझे, क्योंकि एक डिसिप्लिन, एक बैकग्राउंड, एक ट्रेनिंग कॉन्फिडेंस देती है। और साथ में जो है मैंने जो बीएसएफ की ट्रेनिंग ली वेपन्स में, एक एक्सपर्टाइज जो है हासिल हुई। और साथ में लॉ ब्रांच, तो लॉ के साथ, क्योंकि पुलिस में सारा काम लॉ का ही होता है और वेपन्स का है, तो मैं मानता हूँ कि ओवरऑल मेरा जो एक एक्सपोजर था वो अच्छा मिला मुझे। बैलिस्टिक्स की, वेपन की जानकारी, हथियारों की जानकारी, क्योंकि आपने वहाँ ट्रेनिंग ली हुई थी और यहाँ आपको उसका बेनिफिट मिला होगा। मैं आपको बताऊं कि मैं बीकानेर जब मेरी पोस्टिंग हुई तो वेटनरी यूनिवर्सिटी में उन दिनों वो कॉलेज हुआ करता था उस वक्त। तो डीन थे ए.के. गहलोत साहब, तो मेरे पास उन्होंने ऑफ़र दी कि हमारे एक सेमिनार चल रहा है और मैं चाहता हूं कि आप एक वेपन के ऊपर एक अच्छा एक हमें लेक्चर दें, क्योंकि जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं होती है, और बहुत केसेस होते हैं पोचिंग के और शिकार के। तो जिस पर मैंने दी देन एसपी से मैंने रिटर्न में परमिशन लेकर वेपन्स की डिस्प्ले लाइन में रखा। और वहाँ पर मैंने कंप्लीट उनको बुलाकर एक लगभग 1.5 घंटे का एक लेक्चर मैंने वेपन्स के ऊपर बैलिस्टिक्स पे दिया था। तो उनका ये कहना है कि वो सेमिनार का दैट वाज वन अमंग द बेस्ट लेक्चर्स, क्योंकि सिविलियंस को इतना मौका नहीं मिलता कि वेपन्स के बारे में जानकारी, और उससे क्या क्या जो उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, इंजरी रिपोर्ट में क्या देखना होता है, क्या कैसे करना होता है, वो जानकारी उनको। तो देवेंद्र जी, जैसा आपने बताया, आपकी जब उम्र थी, आप युवा थे और आप हथियारों में आपको जानकारी थी, तो एक जोश होता है हथियार चलाने का और वो सारा। तो कौन कौन से हथियार, जैसे हम लोग तो ज़्यादा नहीं जानते कि AK-47, 56 या इंसास या जो भी पिस्टल, रिवॉल्वर, आप थोड़ा बताना चाहेंगे विस्तार से कि डिफेंस में, पुलिस में किन किन हथियारों को काम में लिया जाता है और आपको किस किस में महारत हासिल है? हथियारों के बारे में तो क्या होता है कि फोर्स में जो वेपन्स होते हैं वो सारे चलाए जाते हैं और बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है जी। और उसमें क्योंकि आगे प्लाटून वेपन कोर्स भी मैंने किया जी, तो मेरे बैच का मैं जो है अमंग दी बेस्ट शूटर्स मेरी सेकंड पोजीशन रही है। गुड। और जो ट्रेनिंग मैंने जो कोर्स किया उस कोर्स में मेरे को BXI ग्रेडिंग, आई मीन्स आप इंस्ट्रक्टर लेवल के जो है आप रिकमेंडेशन आपको मिलती है। तो रिकॉर्ड में आपकी लिखी जाती है कि आपको कभी भी कहीं भी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें एज इंस्ट्रक्टर आपको लगाया जा सकता है। तो वो एक रिकमेंडेशन बहुत मायने रखती है। तो वेपन के मामले में तो फोर्स के जो वेपन्स होते हैं सभी तमाम, जो आपके पिस्टल है, कार्बाइन है, SLR है और LMG हैं, तो ये बड़े बड़े वेपन्स ही होते हैं। शायद इंसास वगैरह आपके टाइम में नहीं आई हो? ये उस टाइम ये वेपन्स नहीं थे उस टाइम। तो जो है SLR मेन वेपन थी। AK-47 आ गई थी, लेकिन AK-47 हमें ट्रायल के तौर पे जब प्लाटून वेपन कोर्स करने गए तब हमें एक्सपोजर दिया गया था कि इस वेपन के बारे में आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि ये मिलिटेंट्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। BSF में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपका वास्ता पड़ता है दुश्मनों से, बॉर्डर के जो हमारे दुश्मन लोग हैं उनसे। और पुलिस में जब आप आ गए तो आपको सामाजिक होके रहना है, आपका वास्ता पड़ता है अपनों से। देश में अपनी जगह पर, अपने एरिया में फैली कुरीतियाँ या जो लोकल क्राइम, तो उस बारे में आप बताएं, दोनों में क्या डिफरेंस था? देखिए,
बीएसएफ के बारे में भ्रांति अलग है कि साहब ये मिलिट्री है, मिलिट्री नहीं है, ये भी एक तरह से पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। और ये पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर पे सेवा देती है और बॉर्डर की पॉपुलेशन के साथ मिलके ही हमें काम करना होता है। हमें वहाँ के लोकल वैल्यूज़, लोकल इथोस को मानते हुए उनके साथ हमें जो है मिलके काम करना होता है, क्योंकि उनका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। उनके सपोर्ट के बिना हमें जो इंटेलिजेंस है या जो पीछे एक्टिविटी हो रही है वो बेमानी हो जाती है। तो क्योंकि ये बॉर्डर पुलिस है, जिसे हम कहते हैं सीमा, क्योंकि बनाई भी इसी पर्पज़ से गई थी। बिल्कुल। तो वहाँ पर भी पब्लिक से तालमेल था, क्योंकि मैंने जैसे 2 साल खाजूवाला बॉर्डर के जो एरिया था, जो बंदली से लेकर सखी तक, बीकानेर के उधर, बीकानेर गंगानगर के एरिया में मैं रहा हूँ। तो हालांकि हमारे टाइम में फेंसिंग नहीं हुआ करती थी, फेंसिंग का काम शुरू हो गया था। अच्छा, वो बाद में हुआ। हाँ, और फ्लड लाइट्स लगभग लग गई थी। ओके। ऑपरेशन अभी नहीं हुई थी। ओके। तो वो काम मैंने होते देखा है, और वो बॉर्डर का एरिया भी देखा है कि पहले कैसे होता था और बाद में अब कैसा हो गया है। तो एक तालमेल तो सबसे बना के रखना पड़ता है, तालमेल। लेकिन पुलिसिंग में होना और चीज़ें तो डिफरेंस होती हैं। हाँ, थोड़ा डिफरेंस तो आ जाता है, क्योंकि वहाँ एक आपकी एक कैंपस की लाइफ है। उस कैंपस से बाहर आपकी लोकल एंटिटी, लोकल पहचान कम होती है। लेकिन चूँकि राजस्थान से बैकग्राउंड रहा है, तो पॉपुलेशन से लोकल जुड़ाव रहा है, तो लोकल उस एरिया में रिश्तेदारियाँ भी थी, तो आना जाना उस हिसाब से पब्लिक से टच कांटेक्ट रहता था। बीकानेर पिताजी की जब पोस्टिंग हुई थी तो यहाँ 70 पिताजी का बेनिफिट मिला आपको? हाँ, पूरा मिला। बेनिफिट इन द सेंस कि आई वाज नोन इन द फोर्स, कि लोग मुझे जानते थे कि ये RS बिश्नोई साहब का बेटा है। तो बिकॉज ही वाज वेरी मिली आपको? आपके ओवरऑल देखो, आपका काम मायने रखता है। बिल्कुल। बट ठीक है, जो सीनियर्स हैं जो आपको जानते हैं, तो एक आपके प्रति एक उनका रिगार्ड रहता है कि येस, ही इज़ द सेकंड जनरेशन ऑफिसर, तो वो एक रिगार्ड तो मिलेगा। आपकी अभी कितने वर्षों की राजस्थान पुलिस में आपकी हो चुकी है सर्विस? देखिए, 97 से मैं हूँ, तो लगभग मेरी जो यहाँ की जॉब है लगभग 29.5 ईयर्स की पुलिस की टोटल जॉब मेरी रहेगी। तो मैं क्योंकि 4 साल BSF में दे चुका, कंपटीशन में 3 साल वकालत भी की पार्ट टाइम, और 1 साल कमर्शियल टैक्सेशन में। सबसे ज़्यादा चुनौती आपको राजस्थान पुलिस की जो 29 ईयर्स की जो आपकी एक जर्नी रही, 27 ईयर्स की जो जर्नी रही राजस्थान पुलिस की जॉब में, सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्या रहा? कई सारी आपके अप्स डाउन आए होंगे, कई सारे मौके ऐसे आए होंगे, आप डिसीजन लेने में आपको दिक्कत आई होगी, या मतलब बहुत सारे आपने ऑपरेशंस देखे होंगे, बहुत सारी चुनौतियाँ। सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा कोई किस्सा, कोई वाक़या आपको याद हो? देखिए, पुलिस में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आप आम जनता से जुड़ के रहें, आम जनता के लिए, क्योंकि बेसिकली हम इसीलिए है कि हम अगर रात को जागते हैं तो जनता सोए, और एक व्यवहारिक पक्ष आपका पब्लिक के साथ होना चाहिए। और मेरे तो ये हमेशा एक ही चीज़ रही है कि व्यवहार की शिकायत कभी पुलिसकर्मी की नहीं आनी चाहिए। चुनौतीपूर्ण हर जगह रही है, हर समय पर अलग अलग एरिया की अलग अलग चुनौतियाँ रही हैं। बिल्कुल। आपने अवैध खनन पे काम किया, अवैध खनन को कंट्रोल किया आपने, चूँकि आप ऐसे एरियाज़ में पोस्टिंग रही है आपकी, अलवर, भरतपुर, मेवात क्षेत्र हो गया, या जैसे एक लोकल भाषा में बोलते हैं टटलू या फिशिंग, या ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे जो ठगी, ऑनलाइन ठगी हो रही है, आप भरतपुर में SP रहे, अलवर में रहे, तो इस एरिया में, मेवात में कुछ ज़्यादा ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ पे क्या, कैसे कंट्रोल किया, कैसे, किस तरह से आपने उस पर वो थोड़ा एक देखिए, जब भरतपुर मेरी पोस्टिंग हुई तो ये एक ट्रेंड, उभरता हुआ ट्रेंड था, क्योंकि उससे पहले हमने जामतारा का नाम सुना। जामतारा, लेकिन जामतारा की तर्ज पर जो मेवात बेल्ट जैसे तीनों एरिया प्रभावित हैं, चाहे वो अलवर का मेवात कह लो, भरतपुर का मेवात कह लो, या हरियाणा का मेवात कह लो, तो एक ट्रेंड वहाँ चला था। और ये ऑनलाइन जो फ्रॉड बोलते हैं जिसको, उसके थ्रू जो है आपका फिशिंग और ये OLX पे कोई चीज़ बेचना, और इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं, बहुत पैटी ऑफेंसेस शुरू हो गए थे। और आपको ताजुब होगा कि एरिया ऑफ ऑपरेशन का राजस्थान कम था, आउट ऑफ राजस्थान ज़्यादा था।
तो मेरे पास ऑन एवरेज हर 4-5 दिन में एक किसी बाहर के ज़िले के एसपी का एक फ़ोन आ जाता था कि साहब हमारी टीम आई हुई है और उनको उस एरिया में मदद चाहिए, तो मदद भी उनको पूरी मिल गई। वो आदमी जो भी होता कंसर्न, जो आरोपी उनकी उसमें होता था, उसको पकड़वाया भी है। तो जो ट्रेंड देखा उस ट्रेंड में ये था कि मोबाइल सिम्स बहुत बल्क में बाहर से आ रही हैं। हमने समय समय पर उनकी जो है डाटा भी उठाए और डाटा उठाकर मुख्यालय को भी भेजे, जिन पे वो मोबाइल बंद भी करवाए। और जो सेंट्रल एजेंसीज थी उनसे भी हमारी इस बारे में ऑनलाइन डिस्कशन हुआ करता था। कोरोना काल आ गया था तो ऑनलाइन ही उसमें डिस्कशन हो पाता था। तो हमने डिमांड उठाई थी कि जो रोमिंग में सिम्स चल रही हैं यहाँ पर, एटलीस्ट एक वेरिफिकेशन उनका टाइमली हो जाए, क्योंकि लोकल क्राइम हमेशा अननोन आदमी करता है। बिल्कुल, नॉन आइडेंटिटी वाला आदमी क्राइम नहीं कर सकता। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आप पिक्चर देख रहे हैं और पिक्चर देखते हुए लाइट चली जाती है, तो आपके बगल में बैठा हुआ आदमी वो सीटी बजा देगा क्योंकि अंधेरे में बैठा है। और जैसे ही एकदम हॉल की लाइट से जलती है वो बिल्कुल सावधान होकर बैठ जाता है कि कोई देख लेगा। यही चीज़ क्राइम के साथ है, क्रिमिनल के साथ है। क्रिमिनल को यदि पता है कि मेरी आइडेंटिटी उजागर है, क्राइम नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिम बल्क में परचेज होके बाहर से आ रही हैं और अननोन से उस पे जो आइडेंटिटी पे कोई आदमी क्राइम कर रहा है। तो हमने कई मरतबा इसमें डिमांड उठाई थी। ये तो मिली भगत से कंपनियों की या किस तरह से? उसमें हमने कंपनीज को भी कहा था कि आपकी ठीक है, आप बिजनेस करने बैठे हो, लेकिन कम से कम एक वेरिफिकेशन तो आपका हो जाना चाहिए। और जो सिम बंगाल में या आसाम में परचेज हुई और वो वहाँ एक्टिव होके और फिर सीधी यहाँ आकर मेवात में ऑपरेशनल हो रही है, तो आपकी टॉवर बताती है ना कि इतनी सिम रोमिंग में चल रही हैं। तो एटलीस्ट आपकी जवाबदारी बनती है कि उन सिम्स को आप कम से कम KYC करवा लें या लोकल वेरिफिकेशन करवा लें। तो वेरिफिकेशन के अब आप उसको बंद कर दीजिए कि 24 घंटे के अंदर आपको अपना वेरिफिकेशन कराइए। आपने कितने हद तक, कितने परसेंट वाइज आप बताएं, जैसे कितने हद तक कंट्रोल कर पाए आप? और देखिए इनिशियल था, स्टाफ भी अभी इसमें ट्रेंड नहीं था, धीरे धीरे उसको स्टाफ को भी इसमें मोटिवेट किया। इन लोगों का सुना जाता है इनका खबरी तंत्र इतना मजबूत है कि पुलिस पहुंचे और ये इधर उधर नहीं। हाँ नहीं, वो जो एक्चुअली क्या है कि टावर तो कैच करने के लिए कहीं हाई पॉइंट पे छुपा वाली जगह में बैठते थे, जहाँ पहाड़ों पे और पे, तो जैसे पुलिस दूर से आती दिख जाती थी तो पकड़े। उसमें भी काफ़ी हद तक असुविधा बहुत होती होगी आपको, और दूर दराज ग्रामीण में एक्चुअली में क्या है कि आप बिना रिपोर्ट के, बिना कंप्लेंट के आप किसको पकड़ो? और कंप्लेंट क्योंकि आपके एरिया में तो हो नहीं रही, कहीं बम्बई में हो रही है, कहीं मद्रास में हो रही है, करने वाले वहाँ बैठे हैं। अब वो छोटी मोटी जो पेटी ऑफेंस है वो सोचता है कि इतनी दूर कौन जाएगा, कौन, पुलिस भी मुकदमा दर्ज नहीं करती छोटी ऑफेंस के लिए, तो कहीं ना कहीं वो दब के रह जाती। नंबर काम में लेते ये बंद कर देते हैं। वो एक लेवल तक इस्तेमाल किया, उसके बाद वो जो अमाउंट बल्क में टुकड़ों में जो आ रहा है वो अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती थी। तो वो इनके लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट थी, लेकिन जिसका गया उसका उस तक बहुत कम अमाउंट गई हो। बुजुर्गों की पेंशन चली गई, किसी का जमा फंड या बहुत गरीबों का, बहुत लेवल में अलग अलग तरह के क्राइम्स हो रहे थे। तो उसमें ये फिशिंग एक मेन था कि उसमें जो है वो क्रेडिट कार्ड पे और पे उस पर जो है उसको करना। तो जहाँ तक सूचना आती थी उस पर कार्रवाई हमने की, लेकिन बाद में अब अच्छे काम हुआ है उसमें जो है। फिर वो क्योंकि जब ये इस तरह की घटनाएं एक ज़्यादा लेवल में हुई हैं तो सिस्टम भी एक्टिवेट हुआ, सिस्टम भी ट्रेंड हुआ, अपडेट हो गए। और अपडेट होने के बाद फिर तो अब आपके पास अगर टेक्नोलॉजी ये आपकी अगर बड़ी है, अब तो ऐसे ऐसे ऐप आ गए जिनसे आपके एरिया में अगर 20 मोबाइल भी रोमिंग में इस तरह एक्टिवेट हो रखे हैं तो तुरंत आपके वो मार्क हो जाएंगे, आप तुरंत कार्रवाई कर सकते हो। तो ये समय के साथ साथ अपडेट हो रहा है। विभिन्न जिलों में आप पदस्थापित रहे, RPS होते हुए, IPS होते हुए, तो वो आप अपनी एक बार बताएं कि किन किन जिलों में और सबसे अच्छा अनुभव कहाँ रहा और सबसे बुरा अनुभव कहाँ रहा? देखिए बुरा तो कहीं भी नहीं रहा, क्योंकि मैं अपनी जॉब को, अपनी यूनिफॉर्म को मुझे गर्व भी है, एंजॉय भी करता हूँ। एंड पब्लिक डीलिंग के साथ आपका अगर तारतम्य बनता है तो आपको हर पल अर्चन जो है अच्छा लगता है। लेकिन सरकार बदलती है, पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट से वो तो देखो दिक्कतें तो आती हैं। देखिए जॉब के साथ ये रहेगी, मैंने उसको कभी अदरवाइज नहीं लिया,
क्योंकि बैकग्राउंड मेरा फोर्स का है, तो जहाँ सरकार ने आदेश दिया वहाँ जाके ज्वाइन कर लिया, तो वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पोस्टिंग जैसा आपने पूछा मेरे से, ट्रेनिंग मेरी सिरोही में हुई। ओके। तो सिरोही में मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला, क्योंकि गुजरात से लगता एरिया था। बिल्कुल। और उस टाइम की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं से मेरे टाइम में रोहिड़ा में जो है फायरिंग इंसिडेंट हुआ बहुत बड़ा। जैन मुनि उपासरे पे जो है आदिवासियों ने हमला कर दिया था। ओके। वहाँ पर मेरे को मेरे एसपी ने मुझे मेरे में फेथ रखते हुए मुझे इंडिपेंडेंट इंचार्ज बना के वहाँ पर 1.5 महीने रखा एज आरपीएस प्रोबेशनर भी। ओके। तो वो उसमें वहाँ काम करने का अच्छा एक अनुभव रहा। उसके बाद मेरी पोस्टिंग जो है सीकर पहली बार हुई। सीकर में नया सर्कल बना था, वहाँ पर भी मुझे जो है बड़ा अच्छा एक अनुभव, जो लोकल गैंग्स थी उनको टक्कर लेने में, उनको पकड़ने में 2-3 जो है नामी बदमाश थे जिनको मैं उस वक्त लेके आया था। फिर बीकानेर चला गया। बीकानेर की अलग पुलिसिंग थी, बीकानेर में एक अलग लेवल का था। फिर सूरतगढ़ रहा। फिर मेरी पोस्टिंग नैनवा रही है। नैनवा बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि नैनवा थोड़ा कम्युनली सेंसिटिव है और वहाँ के उस टाइम विधानसभा चुनाव भी आ गए थे, तो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ चुनाव करवाए। एज एडिशनल एसपी मैं इंटेलिजेंस में रहा 2 साल जेडो। बीकानेर में रह के उस पोस्ट को मैंने, जो मेरा ये मानना है कि उस वक्त मैंने जिप्सम स्मगलिंग जो हो रही थी उसके ऊपर मैंने एक अच्छा रिव्यू बना के भेजा था। ओके। जिसके बाद गवर्नमेंट ने उस वक्त 100 होमगार्ड बीकानेर और 100 होमगार्ड अलवर के लिए उसी वक्त तैनात किए। ओके। तो कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट की भूमिका रही है। बाद में रायसिंगगढ़ में लगातार 3 साल एडिशनल एसपी रहा। ओके। मेरे से पहले घर्षण आंदोलन हो चुका था। हाँ बिल्कुल। लेकिन 3 साल वहाँ पर लोगों के बीच में रह के उनकी समस्याओं के रूबरू करते हुए, समस्याओं का समाधान करते हुए एक सक्सेसफुल टेन्योर 3 साल का मैंने वहाँ पर निकाला। फिर मुझे बीकानेर एडिशनल एसपी, फिर उसके बाद मैं अजमेर एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर पे रहा बहुत, और अलवर रहा। 3-4 पोस्ट मेरे लिए बड़ी चैलेंजिंग पोस्ट थी और काम करने का ऑफिसर्स का मेरे में सीनियर ऑफिसर्स का विश्वास। क्राइम का तरीका भी अलग है, लैंग्वेज का फर्क हर जगह, आपका कल्चर लैंग्वेज हर जगह डिफरेंस है। लेकिन इतना था कि सीनियर ऑफिसर्स पूरा विश्वास करते थे और कहीं भी कोई छोटी मोटी समस्या आती थी तो तुरंत मुझे कहते थे कि आप जाओ इस मैटर को देखो, और जहाँ भी गए मैटर को कहीं ना कहीं सॉल्व करके ही आए। ये एक ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है, पब्लिक से जो अपना तारतम्य डायलॉग रहा है उसका एक अपने रिजल्ट मिलता रहा है। आपने विश्नोई जी एक बहुत अच्छे मुद्दे पर आपने काम किया और आप अभी भी कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस, महिला सुरक्षा। उस विषय पर आप बताएं। आपने बच्चियों को आत्मरक्षा के गुर सिखवाए, आप जूडो कराटे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो उस बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। मैं यूँ बताना चाहूँगा कि जब मैं बीकानेर पोस्टिंग मेरी हुई सीओ सिटी, तो वहाँ पर एक संस्था थी पीटीए नाम से जो जूडो कराटे सिखाती थी। वो मेरे पास आए कि साहब हमारे एक फंक्शन में आप हमारे अतिथि बने। मैं वहाँ गया। वहाँ कब की बात है ये? 2001 की। ठीक है। तो जो फंक्शन में गया, जब मैंने वो वहाँ उनसे डिस्कशन हुआ, क्योंकि मैं बीएसएफ में जब कमांडो कोर्स किया, कमांडो कोर्स में कम्बैट कोर्स में एक यूएससी चैप्टर होता है अनआर्म्ड कम्बैट। ओके। तो वो भी हमारे जो ट्रेंड जूडो कराटे एक्सपर्ट्स थे वो हमें थे, तो मैंने डिस्कस किया। भी मैंने कहा आज के इस ज़माने में जो बच्चों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ईव टीजिंग हो रही है और महिलाएं असुरक्षित हो रही हैं, और क्योंकि आप यूनिटरी फैमिलीज़ हैं, अब पहले तो जॉइंट फैमिली में भाई वगैरह होते थे साथ चले जाते थे, अब कई घर में 2-2 बच्चे ही हैं, तो भाई कहाँ से आएंगे? तो क्यों ना इन बच्चियों को इनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, कॉन्फिडेंट किया जाए, ताकि वो अपने रोज़मर्रा के काम में किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। तो मैं ये मानता हूँ कि एक पहल मैंने शुरुआत की महिला सुरक्षा चक्र के नाम से, जिसमें पुलिस और प्रशासन के सहयोग से और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से एक प्रोग्राम बनाकर वेरियस स्कूल्स में, जहाँ लड़कियों के स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, उनमें हमने 15-15 दिन के जो है कैप्सूल कोर्सेज चलवाए। और मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि आज की तारीख में उस संस्था ने बहुत बढ़िया काम किया है। संस्था ने मेरे उस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए अपने आप ही मुझे उसका अध्यक्ष बना रखा है। ओके।
तो वो ब्लैक बेल्ट आज की तारीख में 100 से ऊपर बच्चियाँ हैं। ओके। और अब तो क्योंकि स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसको जो है मान्यता दे दी है। ये सब का कोई आपकी संस्था चार्ज लेती है, निःशुल्क किया जाए? निःशुल्क, सब निःशुल्क। मतलब हमने जो भी काम किए बिल्कुल निःशुल्क। एक सरकारी स्कूल की बच्चियों के लिए, प्राइवेट या सभी के लिए? सभी के लिए। हम जहाँ भी गए, हमने हमारे जो उस संस्था के जो ट्रेंड बच्चे थे उनके एक टीम बनाकर, जैसे पुलिस का भी सहयोग लेते थे, पुलिस के अधिकारी आते थे, वो कानून की जानकारी देते थे, गुड टच बैड टच की जानकारी देते थे, तो ट्रैफिक के बारे में, नियमों के बारे में साथ में जानकारी। 2001-2 से ही आप ये 2001 से ही हमने अनवरत किया और आज तक चल रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा लिटरेचर मेरी संस्था के पास पड़ा है भविष्य में। यानी अब तक आपने हजारों लाखों बच्चियों को? हाँ, हजारों बच्चियाँ, हजारों। और मैं कह रहा हूँ ना 100 से ऊपर तो बच्चियाँ ब्लैक बेल्ट में जो है। और अभी कंपटीशन जो हो रहे हैं नेशनल लेवल में, अभी उदयपुर में थे, और बीकानेर की टीम जो है राजस्थान में फर्स्ट आई है, और सागर में जो कंपटीशन हुए वहाँ पर पूरी टीम ओवरऑल सेकंड रैंकिंग में आई। तो बच्चे एक गेम भी है और एक फिटनेस भी है, दोनों चीज़ें भी, और सेल्फ डिफेंस भी। और आज के उस दौर की बात उतनी नहीं है, आज के दौर में लड़कियों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए जिस तरह की ये घटनाएं हो रही। तो मैंने कमांडो कोर्स में देखा ना कि एक बॉडी के अंदर आपके वाइटल पार्ट्स कितने हैं, उनको आप कहाँ उनको जो है ब्लॉक कर सकते हो, कहाँ लॉक है, उनमें क्या क्या वाइटल पार्ट्स हैं, तो कैसे आप अपने आप को उनसे अपने आप को बचा सकते हो। तो आप सोशल मीडिया पर बहुत छाए रहते हो। अभी कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, झुंझुनू में आप बोले थे कि अपने बेटे को मैंने बोला कि फ़ोन मांगेगा तो बुद्धि पे दूंगा। उस बात को, पूरे वाक़े को आप बताएं, और वो उस विषय पर आप बताएं, और फिर उसके बाद में आप इस बात को भी बताएं कि मोबाइल कितना नुकसानदायक है। सोशल मीडिया का दुष्परिणाम ज़्यादा देखने को मिल रहा है सही परिणाम के उसमें, तो फिर इस पूरी बात पर प्रकाश डालें। पहली चीज़ तो मैं आपकी इसमें खंडन करूँगा कि मैं सोशल मीडिया पे मैं नहीं चाहता। आज तक मैंने एक भी मेरा वीडियो या एक भी कोई क्लिपिंग कहीं अपलोड नहीं की। लेकिन आप अच्छा करेंगे, लेकिन किसी को अच्छी लगी और किसी ने उसको अपलोड कर दी तो वो देखिए उसका एक अलग है। झुंझुनू में मैं एसपी था, तो वहाँ पर अनायास ही कोई एक मामला हुआ था। तो समाज में हम उठते बैठते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो जो समाज में या आसपास के जो घटनाक्रम घटित होते हैं, तो एक इंसान के तौर पे, एक पुलिस में मुखिया के तौर पे कहीं ना कहीं वेदना होती है। बिल्कुल। तो मैंने अपनी वेदना व्यक्त की थी। वेदना 2-3 इश्यूज़ पे थी। एक तो डीजे पे थी कि डीजे का चलन हमने इतना बढ़ा दिया है कि हम बिना सोचे समझे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। मैं तो एक आर्टिकल पढ़ा, आपको ताजुब होगा जी, कि जो शादी में डीजे बजता है जी, जो दूल्हे की घोड़ी होती है जी, मतलब ये अपना नहीं, एक फ्रांस के एक राइटर ने इस पर रिसर्च की थी जी, तमाम घोड़ियाँ बैरी हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा अन्याय है उस जानवर के ऊपर, क्योंकि उसकी हियरिंग जो सेंसेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। घोड़ा बहुत सेंसिटिव जानवर है, और उसके सामने अब डीजे, जब मैं कहता हूँ आप डीजे के सामने बैठो आपका दिल धड़केगा, ऐसा लगता है वो डीजे वहाँ नहीं बज रहा, वो यहाँ पर। घोड़े के जैसे अपने यहाँ बोलते हैं राजस्थानी में बिदकना, वो घोड़े बिदकने वाली इसीलिए घटनाएं, वो इसीलिए घटनाएं होती हैं। शॉकड होता है तेज आवाज़, वो तेज आवाज़ से, और अल्टीमेटली इतना ज़्यादा वो एक्सपोजर होता है कि अल्टीमेटली वो समय से पहले बैरी हो जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से हम जाने अनजाने में उन पर टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये नॉइज़ पॉल्यूशन, और नॉइज़, फिर डीजे, हमारे गुरुजी ने अपने शब्दों में गाया, जाने गीत विवाहे गाइए, कि विवाह के गीत तो विवाह में ही गाए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो ओकेजन है उस ओकेजन के मुताबिक गाने तो होने चाहिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि कहीं एक धार्मिक फंक्शन हो रहा था और वहाँ मंच लगी हुई थी। उस मंच पे जो है गाना बज रहा है, लक 28 कुड़ी था, 47 वेट कुड़ी था। तो उसका मैंने आयोजकों से कहा, मैंने कहा भाई आज बड़ा सोशल, बहुत रिलीजियस फंक्शन है, कम से कम। अब उनका एक तर्क है कि साहब को तर्क कह सकता हूँ, तर्क नहीं है कि साहब लोग नहीं आते भीड़ इकट्ठी करने के लिए। तो ये चीज़ें, तो मतलब हम जो हमारी जो भावना है वो तो ख़त्म हो गई, भावना तो रही नहीं। तो भावना के अनुरूप काम होगा तो उसके आगे मैसेज बढ़िया जाएगा। इसी तरह मैंने देखा है कि ऑन एवरेज हर एसपी के पास दिन में 4 या 5 जोड़े पेश होते हैं। ओके, क्या साहब हमने लव मैरिज इवन लिव इन के भी आने लग गए। ओके, ठीक है, आपकी लाइफ है, इसमें हम कोई एतराज़ भी नहीं कर सकते।
लेकिन दूसरा पहलू ये है कि उनके माँ बाप खड़े रोते हैं वहाँ पे, एक बार मिलवा दीजिए, और बच्ची कहती है कि मैं मेरे माँ बाप से मिलना नहीं चाहती। तो मुझे बड़े मेरे मन में एक सवाल आता है कि ऐसे क्या वजह है कि एक 18 साल एक बच्चा घर में रहता है और अचानक उसको अपने माँ बाप दुश्मन लगने लग जाते हैं, और जिसको वो जानती नहीं, जुम्मा से मिली है, वो सब कुछ हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी कमी रही है परवरिश में, बिकॉज पेरेंटिंग इज़ अ 20-year बिजनेस। बिल्कुल। और ये जो मैंने मोटरसाइकिल और मोबाइल वाला जो कहा, इसके पीछे भी एक कहानी है कि मेरे एक मेरे धर्म बहन है, डॉक्टर है, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर है जी। उनके बेटे ने 8th क्लास में जिद कर ली मोटरसाइकिल की। अब अकेला बच्चा पेरेंट्स के मन नहीं मानता, ठीक। मेरे पास आए कि साहब वो इस तरह मोटरसाइकिल मांग रहा है, तो उसने ये तर्क दिया कि मेरी क्लास में 30-35 बच्चे मोटरसाइकिल लेके आते हैं, मुझे भी चाहिए। या तो उनके माँ बाप मूर्ख हैं या आप ज़्यादा समझदार हो। तब मैंने कहा भी इसमें तो ये निर्णय कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन मैंने ट्रैफिक इंचार्ज से कह के सारे मोटरसाइकिल उठवाए। जब पेरेंट्स आए मेरे पास वो बच्चों को मोटरसाइकिल छुड़वाने के लिए, तो उनका तर्क ये था कि साहब इसको स्कूल भी जाना होता है, उसके बाद ये कोचिंग भी करनी होती है, वो करनी भी होती है, वो क्लास भी करनी होती है, इसलिए हमने इसको मोटरसाइकिल दिलवा दिया। तो छूट तो पेरेंट्स ही दे रहे हैं। तो मैंने कहा भी एट बट कॉस्ट कि आपका बच्चा मोटरसाइकिल पे रोता फिरे और पुलिस उसके पीछे पे डोलती फिरे, आपको पता ही नहीं आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, और आपके पास टाइम नहीं था। तो मैंने एक सरकास्टिक वे में मैंने कहा जब टाइम नहीं था तो फिर बच्चा पैदा ही क्यों किया? बिकॉज पेरेंटिंग इज अ 20-year अफेयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। बिजनेस नहीं कहता मैं इसको, इसका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको बच्चे को इतना तो पता होना चाहिए, बच्चे को छोड़ के आना है, लेके आना है, इतना तो आपका पेरेंट्स का चाहे कुछ भी साधन से करवाइए, इतना फ्री मत कर दीजिए कि उसको वो कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है आपको पता ही नहीं है। और इसी तरह मोबाइल, मोटरसाइकिल की तो लिमिट आपने बच्चे की बढ़ा दी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की, और मोबाइल की तो ये आपका लिमिट नहीं। ये वर्ल्ड ग्लोबल विलेज हो गया, बिल्कुल कोई सीमा ही नहीं रही। तो कहीं ना कहीं मैंने जो इसके जो सोशल मीडिया के दुष्परिणाम समाज में आ रहे हैं, बच्चों में आ रहे हैं, एजुकेशन में आ रहे हैं, वो भी महसूस किए। आपने अपने बेटे के लिए एक बात बोली थी, वो जरा आप बताएं हमारे दर्शकों को। अब वो मैंने एक भाषा में राजस्थानी में बोलते हैं कि भाई मैंने मेरे बेटे को मना कर दिया था कि भाई मेरे से 12th तक मोटरसाइकिल और मोबाइल मत मांगना, पर तो सही है उसने नहीं मांगे। तो मारवाड़ी में हरियाणवी में क्या है, बोला मांगता वाली बात तो मांगे ही नहीं, मांगता देता मैं बुद्धि में। तो देना मतलब वो एक डांट मरिया है कि उसको पता था कि भी फादर सख्त है, नहीं देंगे। तो मैं इस चीज़ अब आज बेटा महसूस करता है, क्योंकि वो ग्रोन अप हो गया, अब वो जॉब होगी, शादी होगी, जॉब होगी, अब वो इस चीज़ को महसूस करता है कि ये आपका ये निर्णय सही था। ये बच्चे समझ नहीं पाए। कहीं ना कहीं कोरोना के बाद से आपको लगा बच्चों में सभी छोटे बच्चों को कार्टून देखना, सोशल मीडिया, मोबाइल चाहिए, खाना खाते हुए फ़ोन चाहिए, तो ये दुष्परिणाम तो है ही। देखिए मेरे इसके पीछे मैंने जो स्टडी किया है, ये एक दिन का अफेयर नहीं है। ये जो गिरावट आई है, ये गिरावट ऐसे नहीं आई, ये गिरावट आई है, मेरा ये मानना है कि हमारे टाइम में पहले बहुत बढ़िया मैगजीन्स आया करती थी, धर्मयुग है, हिंदुस्तान है, कादम्बिनी है, सरिता है, ठीक है ना। फिर एक दौर आया सस्ती नॉवेल्स का और मनोहर कहानियाँ और इन किताबों का। तो जब ये किताबों का दौर आया तो कहीं ना कहीं जो सोशल वैल्यूज़ थी वो धीरे धीरे टूटने लगी। उसके बाद आपका टीवी आया, टीवी में फिर आपके जो है केबल आ गया, केबल से फिर आदमी जो है वो हुक्ड हो गया टीवी को, और उसके बाद फिर आ गया मोबाइल, और मोबाइल में आ गया सोशल मीडिया, तो हुक्ड हो गया अपनी चेयर को। तो कहीं ना कहीं आदमी जो नॉन प्रोडक्टिव वर्क है उसमें ज़्यादा एंगेज होने लगा, निर्भर हो चुका है इनके ऊपर, आदतन हो चुका है, आदी हो चुका है। नहीं, आदी नहीं, फोन का, सोशल मैं इसको भी नशा मानता हूँ। नशा एडिक्शन हो गया। नशा एडिक्शन इन द सेंस कि नशे में दो चीज़ें हैं जो नशे को क्वालिफाई करती हैं। बिल्कुल। एडिशन एंड एडिक्शन, बिल्कुल, ये दोनों इसमें हैं। आपका एडिक्शन है क्योंकि घर में 5 लोग बैठे हैं, डिनर कर रहे हैं, 5 लोग पहले बात किया करते थे, अब सबके हाथ में फ़ोन मिलेगा। नहीं, अब तो मीनू भी माँ जो है वो मोबाइल में पूछती है वो बात कि बेटा आज के शाम को डिनर में क्या बनाओ। सही। और वो बच्चे भी जो है व्हाट्सएप पे ही जो है वो अपना
मीनू बताते हैं कि हमें क्या क्या खाना है। मजाक के तौर पे मैं कहता हूँ, कई बार बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो ये सोशल मीडिया का जो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जो मैं उनको एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बताता हूँ कि भाई 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें एक क्वाड्रेंट है नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। उसमें मोबाइल गेम्स के पीछे मैं आपको कहूँगा कि एक ऐसी बीमारी आई है ये मोबाइल गेम्स, जो जुआ। हमारे पास महाभारत में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बिल्कुल है कि जुए में राजपाट चला गया, आपने अपनी बीवी तक जो है जुए में हार गए। आजकल एक नया आपने देखा होगा ऑनलाइन गेमिंग का, 8वीं 10वीं 11वीं के बच्चे जो होते हैं लाखों रुपए हार जाते हैं। अभी एक प्रमुख न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज पे छापा था कि जैसे ऑनलाइन जो गेमिंग हो रही है वो बच्चे को लालच देते हैं शुरू में कि 1000 रुपये 2000 रुपये 5000 रुपये 10,000 रुपये हारेगा, फिर वो धीरे धीरे वो खेलते जाएंगे, फिर उसको बैकअप को बढ़ाते जाएंगे कि नहीं मुझे बैकअप करना है, मैं 10,000 हार गया हूँ, मैं 20,000 हार गया हूँ, फिर वो लाखों में होता जाएगा। फिर वो लोग गेट पर आकर खड़े हो जाएंगे। अगर साधारण माँ बाप है, उसके 8वीं 10वीं के बच्चे ने 10 लाख 5 लाख 3 लाख कर्जा कर लिया, तो वो कर्ज के दलदल में युवा फंसता जा रहा है। युवा के बच्चे फंस रहे हैं, आपने देखा होगा ये। तो उस बारे में तो सोशल मीडिया का जो आपने सवाल किया है उसमें जुआ अपने पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल है महाभारत का। बिल्कुल कि उसमें जुआ जो है बहुत खतरनाक चीज़ है, और चाहे जुआ हो चाहे कैसीनो हो, इसमें खेलने वाला कभी नहीं जीतता, खिलाने वाला ही जीतता है। जीतेगा। एक ये विशियस साइकिल है, जो पैसा हार जाता है वो पैसा और रिकवर करना चाहता है, बिल्कुल, और जो जीत जाता है तो वो सोचता है कि मैं और जीत लूँ, तो वो फिर हार जाता है। तो अल्टीमेटली वो एक ऐसा कुआं है जिसमें ब्लैक होल, इसमें वो फंस जाता है, उसमें वो निकल नहीं पाता। और बच्चे हैं, इनको पता ही नहीं है, इनको तो दुनियादारी का पता ही नहीं है। और ये जो आपके मोबाइल्स में प्रॉप अप होके जो कई चीज़ें आ जाती हैं और उसको बच्चा क्यूरियोसिटी वश उसमें, तो एक बार वो उसमें जैसे उसकी क्यूरियोसिटी होती है, उस क्यूरियोसिटी से वो देखता है, तो कहीं ना कहीं फिर उसमें इन्वॉल्व होता चला जाता है। और क्योंकि पेरेंट्स से उसका कम्युनिकेशन नहीं है, मैं इसलिए कहता हूँ पेरेंटल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, पेरेंटल डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अच्छा क्या है बुरा क्या है ये बताना बहुत ज़रूरी है। करो, उसको टाइम दो, वक्त दे, सब चीज़ें। बच्चे या यंग जनरेशन बड़ी आज की तारीख में एडवांस्ड है, लेकिन इस जनरेशन का एक प्रॉब्लम क्या है कि उनको ये लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, सुनना पसंद नहीं करते। वो ये मानते हैं कि हमें ज्ञान मत दो। एक उनका वर्ड होता है, हमें ज्ञान मत दो। लेकिन ज्ञान देने की चीज़ नहीं, ज्ञान लेने की चीज़ है, वो अनुभव से आता है। इसमें आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि जैसे ही अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है या कोई ऐसे रिकवरी करने आते हैं या ऐसा, तो उसकी सूचना पुलिस को दें या उनका कोई मुकदमा दर्ज कराएं, किस तरह से इसका? देखिए, सब ये जो गेमिंग ऐप है सब ये कहीं ना कहीं इंडियन लॉज के मुताबिक तो है नहीं, बिल्कुल इलीगल है और कहीं बाहर से ऑपरेट हो रही हैं। बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो ये है कि अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस में लें, बच्चा आपसे बेहद शेयर करें, कोई हो गया है तो एटलीस्ट कम से कम लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करें। और इस तरह के जो लोग आते हैं उनसे जो है पुलिस अपने आप लाइसेंस मांगेगी कि आप किस लाइसेंस के, किस अथॉरिटी के तहत आप ये गेम खिला रहे हो और या कैसे कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमारी जानकारी का अभाव है और एक डर है, तो डर को निकालना होगा। तो इतनी इज्जत से डर के मारे कि साहब रिकवरी वाले आएंगे, डर के मारे फिर वो उनको पैसा दे देते हैं, जो कि गलत है। वो तो इवन पुलिस में कई बार हमारे पास आते हैं साहब ब्याज की जो है गलत मार्केट मनी लॉन्ड्रिंग, तो उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग में हम उसमें भी कहते हैं भी आपके पास लाइसेंस है तो लाओ। तो कहीं ना कहीं अब ठीक है, एक सामाजिक उस साइकिल में उसमें आदमी काम करता है, बट उसको कहीं ना कहीं तो एक जगह अपने आप को व्यवस्थित करना ही होगा। विश्नोई साहब, आज का आखिरी और बेहद ज़रूरी सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। विश्नोई समाज से आप आते हैं और विश्नोई समाज में प्रबुद्ध परिवार से आप आते हैं, प्रबुद्ध जन है आप। विश्नोई समाज के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, आज के ट्रेंड में जो चल रहा है विश्नोई समाज का, एक तो आप वो बताएं, और गुरु जम्बेश्वर जी जो विश्नोई समाज के देवता हैं उनके बारे में बताएं, और काले हिरन वाला जो एक आम जनता को पूरी चीज़ नहीं पता है, वो काले हिरन की क्या वहाँ पूजा की जाती है, कितना मान, तो उस विषय पर आप पूरा एक प्रकाश डालें। देखिए, संत जामो जी हुए हैं और 1542 ईस्वी में जो है इन्होंने
लगभग 30-32 साल की उम्र में बिश्नोई पंथ की स्थापना करती थी और प्रथम पर्यावरणविद हुए हैं एक तरह से ये मानिए। और दूसरा, मैं अगर फिलोसफिकली उनको देखता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि पहले आर्य समाजी हुए हैं। ओके। कि उससे पहले हो सकता है चारवाक फिलॉसफी आई थी, लेकिन चारवाक फिलॉसफी को किसी वजह से जो है खंडन करके उसको दबा दिया गया, उसके लेटर से गायब कर दिया गया। तो हमारे गुरुजी ने जो है जिया न जुक्ति और मुआ न मुक्ति, मतलब जीने की विधि बताई, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं हम। ओके। आज आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में प्रचलित हो रही है, उसको उन्होंने आज से 550 साल पहले वो प्रचलित बता दिया था कि किस प्रकार आपका रहन सहन होना चाहिए। और उन्होंने टुवर्ड सिंप्लिसिटी हमें एक मानव मात्र के लिए एक उन्होंने जो नियम दिए 29 नियम, वो 29 नियम केवल और केवल आपके हेल्थ एंड हाइजीन, नशा से मुक्ति, नॉन वेज से मुक्ति, और आपके एनवायरनमेंट को आप कैसे रखें, और आध्यात्मिकता के तौर पे आप कैसे करें। ओके। स्पिरिचुअलिज्म की ओर लेके गए वो हमें। और प्रथम संप्रदाय है जिसमें मूर्ति पूजा का निषेध है, और जन्म से लेके मृत्यु के बाद तक जो कर्मकांडी अनुष्ठान है उनका एक तरह से समाज वर्जित है, बिल्कुल। ओके। और आप ये देखिए कि समाज ने एक बहुत बड़ी जो है, जो गुरुजी ने कहा कि जीवों पर जोर करीजिए अंतकाल होई से बारो, जीवों पे जोर किया तो अंतकाल भारी होगा। ओके। और जीवों पे दया के लिए कहा है, और पेड़ों को जो है, हरे वृक्ष को जो उन्होंने उसमें भी प्राण माने हैं तो उसको काटने से निषेध किया है। तो अब आप देखिए कि पेड़ों को बचाने के लिए बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग थे उन्होंने अपनी पद्धति चेंज की, अपने आप को जलाने से छोड़कर अपने आप को दफनाने लगे ताकि पेड़ काटना ना पड़े। अच्छा, मतलब ये शुरू से ही ऐसा हो रहा है या अब बाद में? नहीं, है जो स्टार्टिंग से ही, मतलब आप, क्योंकि उन्होंने उस वक्त महसूस किया कि भी रेगिस्तान में वैसे ही पेड़ों की शॉर्टेज थी, और यदि आप एक डेड बॉडी, जो आदमी मृत हो गया, अब उसके वो कहते हैं ना कि वो तो 5 तत्व में विलीन होना है, शव को जलाएंगे तो लकड़ी, अब वो लकड़ी जो शव जलाने के लिए क्विंटलों में लग रही है, उससे आप कितनी आप भोजन व्यवस्था अपनी कर सकते हो। ओके। तो इसलिए दफनाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ ज़मीन बहुतायत में थी। तो हमारे तो ये भी नहीं है कि कहीं उसको जो है कोई कब्रिस्तान में किया जाए, खेत में, खलिहान में, घर में, कहीं भी आपको। उनका ये मानना है कि हमारा बुजुर्ग है, जब हमारे अनिष्ट थोड़ा ही करेगा। तो ये मानते हुए उसको जो है वहाँ दफनाना शुरू कर दिया। तो एक पेड़ों को बचाने के लिए एक कितना बड़ा डिफेंस, सही बात, एक बड़ा मैसेज था, एक पर्यावरण। वो हमारे गुरुजन क्या, पहले क्रिया आप कमाइए तो औरों को फरमाइए। ओके। पहले अपने पे इम्प्लीमेंट करिए, देन तो हम बिश्नोई संप्रदाय ने हर चीज़ अपने पे इम्प्लीमेंट की है पहले। ओके। फिर दूसरों को रेफर किया है। तो ये एक पेड़ों के लिए फिर 363 बिश्नोई वाला जो खेजड़जी वाला बलिदान है, वो अपने आप में एक यूनिक एग्जाम्पल है कि सिर सांटे रोग रहे तो भी स्वस्थ हो जा, कि भी अगर पेड़ बचाने के लिए अगर ये सिर भी देना पड़े तो भी सस्ता है। मतलब पेड़ की कितनी इंपॉर्टेंस मानी है कि एक पेड़ कितने सालों में जाके तैयार हो। देखा जाए तो है भी प्रकृति के कुछ। और आप पूरे राजस्थान में घूम लीजिए तो आप जहाँ भी बिश्नोई हैबिटेशन आपको मिलेगी, वहाँ पर आपको पेड़ों की बहुतायत मिलेगी और वन्य जीवों की जो है बहुतायत मिलेगी। तो ये काले हिरन वाले पे आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, हिरन का नहीं है, हिरन तो देखिए काला हिरन, चिंकारा है, सब जो जीव भी हैं। अच्छा, जो जीव हैं, जीवों पे जीव दया पालनी रोक नहीं लोग हवे, गुरुजी ने कहा। ओके। जीव दया पालनी, मैंने जो जीव है उस पे दया करनी है, उसको पालन करना है। मैंने एक वीडियो देखा था, जम्बेश्वर जी गुरुजी का ऊपर स्थान और नीचे काले हिरन आ रहे थे। लोग जैसे अपन मंदिरों में आमतौर पर मंकीज को कुछ दे देते हैं, कुछ भी जगह पर, हर जगह हनुमान जी के मंदिर में कहीं भी, तो वहाँ पर हिरन देखे थे मैंने। एक्चुअली क्या है कि वाइल्ड लाइफ है और जहाँ इनको प्रोटेक्शन मिलेगा तो वो जीव भी तो वहीं जाता है। तो अब वो चूँकि उस माहौल में रह रहे हैं, उनको पता है कि ये आदमी हमें नुकसान नहीं करेंगे। एक वाइब्स आती हैं उनको ताल छापर भी पास पड़ता है, साथ उनको वाइब्स मिलती हैं कि साहब ये जो है मनुष्य मात्र जो है हमारे को नुकसान नहीं करेंगे, तो वो भी खुले विचरण करते हैं, वो वहीं रहते हैं।
जहाँ उनको खतरा महसूस होता है, जहाँ उनका शिकार होता है, वहाँ वो भाग के इस एरिया में आ जाते हैं। ओके। तो ये एक कुदरत की प्रोसेस है। अच्छा, मतलब ऐसा पर्टिकुलर एक जीव को लेकर नहीं है? नहीं, हमारे गुरुजी ने तो क्लियर ये कहा कि जीव दया पालनी, सभी जीव, रोक नहीं रही लोग आवे कि रोग को तो, हर एक पेड़ को तो काटना नहीं, और जीव पे दया करनी है। तो ये सब पे ही है। जीव, जिसमें जीव माना है उसके लिए जो है ये एक तरह अहिंसात्मक गुरुजी का मैसेज रहा है। अब अपन, चूंकि आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, अब हम इसके दूसरे पॉइंट पर आ रहे हैं। बॉम्बे में अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, राजस्थान में करनी सेना के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या हुई। कई बड़े बड़े केसेस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम बड़ी प्रमुखता से आया। फिर सलमान खान को लेकर वो शुरू से चर्चाओं में बना हुआ है। लॉरेंस ने जेल में से अपना इंटरव्यू दिया। अब ये बात आती है कि सलमान खान के खास दोस्त और जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या कर दी गई। और फिर ये बात आती है कि जाकर मंदिर में माफ़ी मांग के आए और इस तरह से। तो ये जबरन इस तरह से किसी को धमकाना या इस तरह से, क्योंकि कोर्ट की फाइल में, कोर्ट की जो एक पूरी रिपोर्ट में सलमान खान ने गन से फायर नहीं किया था, ये अपन एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा हो रखा है, तो क्या युवा क्राइम की तरफ जा रहा है ये चीज़ें? तो उस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो मैंने ओवरऑल सिनेरियो जो मैंने देखा है, अकेले बिश्नोई समाज का ही नहीं कह रहा मैं, किसी भी समाज का, हर समाज में एक ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेगेटिव वर्च्यूज, जिसमें सोशल मीडिया ने भी एक योगदान बहुत दिया है कि हमारे रोल मॉडल चेंज हो गए हैं। आज की तारीख में मैं बिना नाम लिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बाद में आज ब्लड डोनेशन कैंप भी हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। और यूथ उनको जो है अपना आइडियल और आइडल मानने लगे हैं, जिनके नाम ढेरों के। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि देखिए, कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ संविधान के द्वारा दिया गया है। बिल्कुल। और उस रूल ऑफ लॉ में दो चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि कानून की नज़र में सब बराबर है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। बिल्कुल। तो मेरी फिलॉसफी तो यही है कि जो यूथ, हमारे गुरुजी ने कहा है कि कहते हैं हक हलाल पिछाड़ियों नहीं, बहुत क्लियर कहा है। अच्छा। कि आपका हक का होना चाहिए और हलाल मीन्स मेहनत का होना चाहिए। ओके। तो मैंने तो मेरी ज़िंदगी में मेरे पिताजी को, मेरी फैमिली को इसी चीज़ में देखा है कि हमने जो भी चीज़ आज प्राप्त की है अपनी मेहनत से और अपने हक से ली है। तो समाज के सामने हम भी तो एक आइडियल के तौर पे हैं। बिल्कुल। तो समाज फॉलो करे ना, क्या दिक्कत है? बहुत ऑफिसर समाज में जो अपनी मेहनत से, ग्राउंड ज़मीन से, एक ग्रामीण परिवेश से उठकर अपनी मेहनत के बलबूते पर, हो सकता है उनके पैरों में चप्पल भी नहीं रही हो, बिल्कुल, और नंगे पैर स्कूल तक जा के पढ़ के जो है, और तब के वो अफसर बने हैं। तो सफलता शॉर्टकट का नाम नहीं है। सफलता के लिए आपको तपना पड़ता है, और कुंदन बनने के लिए तो आग में तपना ही पड़ेगा। तो मेरी तो यूथ से यही है कि भटकाव हुए रास्ते पे ना रहें। कानून का अपना काम है, कानून को करने दिया जाए, रूल ऑफ लॉ है, उससे हम जो है हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ें भटकाव सब समाज में आ रही हैं, तो ये ओवरऑल मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम सभी इसके लिए दोषी हैं। समाज का, तो आपने तो वाली बात बोली थी, रोल मॉडल सही चुने। रोल मॉडल सही चुने। आपका लक्ष्य, आपके जो इस पे जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, आज भगवान को हम आदर्श राम को मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। बिल्कुल। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने एक मर्यादाएं, एक आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किया है। तो हमें उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना लक्ष्य मानकर, एक ध्येय मानकर उसकी तरह बनने का प्रयास, चिन्हों पर चलें और चिन्हों पर चलें। तो ओवरऑल समाज के लिए, सिस्टम के लिए, हर चीज़ के लिए बढ़िया है। तो मैं तो किसी का नाम लिए बिना इसमें बहुत क्लियर कहता हूँ कि भी यूथ को जो है शॉर्टकट, सफलता, सक्सेस इज़ लैडर नॉट एस्केलेटर। बिल्कुल। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना, मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 दर्जन से ऊपर इंटरव्यू दिए हैं। आज आपको मैं IPS कामयाब दिखता हूँ, लेकिन मेरे असफलता के पीछे मैंने 4 बार CDS दिए। बिल्कुल। मैंने हरियाणा फॉरेस्ट सर्विस का जो है इंटरव्यू तक जाके फेस करके आया। हो सकते थे, वही रुक सकते थे। तो
PSC लेवल के 2 दर्जन इंटरव्यू मैंने दिए हैं, कहीं ना कहीं सफलता RAS में तीसरे अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो सफलता तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए आपको अपना रोल मॉडल, इसीलिए कहते हैं ना अच्छा लिटरेचर पढ़ना चाहिए, क्योंकि साहित्य आपके चरित्र का निर्माण करता है। मैं कह रहा हूँ ना, ये गिरावट क्यों शुरू हुई कि जब से ये सत्य कथाएं और मनोहर कहानियाँ आने लगी हैं, हमारे जो है वो मानदंड चेंज हो गए ना, तो मापदंड चेंज हो गए, तो लिटरेचर आपका अच्छा साहित्य, अच्छा लिटरेचर अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़नी चाहिए। क्यों कहते हैं? इसीलिए कि वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, कैसे उन्होंने मेहनत की है, कितनी असफलताएं उन्होंने देखी हैं। उस असफलता को आप देखोगे तब जाकर आप एक सफल पुरुष बन पाओगे। तो इसलिए मैं समाज के सभी जो भी हैं उन सबसे मेरी यही कि भी आप अपना रोल मॉडल सही चुनें, और रोल मॉडल के मुताबिक आप मेहनत करें, और मेहनत से आप जो चाहेंगे वो आपको अर्जित होगा। इष्ट में आपका आशीर्वाद होना चाहिए। आपका इष्ट आपको पथ भ्रष्ट होने से बचाएगा, आपको मार्ग में एक संबल प्रदान करेगा, एक आपको जो ये कहते हैं साइकोलॉजिकल और एक आध्यात्मिक आपको बल मिलेगा, नैतिकता को बल मिलेगा। उस बल को लेके आप जो है आगे बढ़ेंगे तो निस्संदेह कोई भी मंजिल ऐसी नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज आपने देखा वरिष्ठ IPS अधिकारी देवेंद्र बिश्नोई जी को, जिन्होंने अपने जीवन के तजुर्बे से, अपनी पुलिसिंग, अपने BSF के अपने जीवन के वैल्यूज़ को युवाओं को बताया, सबको बताया, सारी चीज़ साझा करी। जल्दी हम आपको अगले पॉडकास्ट में दूसरी किसी शख्सियत से मिलवाते हैं। नमस्कार। थैंक यू।